नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। तो जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो हैं वो पेपर कोड 103 का जो नेक्स्ट वीडियो है, इससे पहले मनोविज्ञान के जो है मैं बता चुका था। इससे पहले मनोविज्ञान की प्रकृति और विशेषताएं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज जो है मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र एवं शाखाएं। तो शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र या शाखाएं क्या है? मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र और कौन सी हैं इसकी शाखाएं? तो बताया था कि शुरुआत में जो मनोविज्ञान था वो प्राणी विज्ञान था, है ना। व्यक्ति के जटिल मानसिक एवं व्यवहारिक कार्यप्रणाली से संबंधित था। और व्यक्ति की जो मनोविज्ञान व्यक्तियों की जो क्या था, रुचियों, बौद्धिक क्षमताओं, व्यवहार, आदतों आदि प्रत्येक क्षेत्र में क्या करता था, कार्य करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका मनोविज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त 3 कार्य क्षेत्र बताए गए: शिक्षण, शोध तथा उपयोग। तो हम दो डायग्राम बनाएंगे। तो पहला बनाते हैं हम इसका कार्य क्षेत्र या शाखाएं क्या था। तो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, ठीक है। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या था? इसका कार्य क्षेत्र प्राणी विज्ञान था, ठीक है ना। व्यक्ति की जटिल मानसिक व्यवहार, ठीक, व्यवहार से था। दूसरा क्या था इसका? दूसरा क्या था? व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, तीसरा क्या था इसका? बौद्धिक क्षमता के बाद जो क्या था उसमें आदतों के बाद किससे था? रुचियों, ये क्या था इसके? व्यक्ति की जटिल मानसिक व्यवहार, बौद्धिक क्षमता, आदतों, रुचियों एवं इसके अलावा शिक्षण, शोध तथा उपयोग। शिक्षण, शोध एवं उपयोग। इनसे संबंधित था। शुरुआत में क्या था? ये प्राणी विज्ञान था। तो क्या था? व्यक्ति की जटिल मानसिक व्यवहार को या प्राणी व्यवहार को, ठीक है। फिर उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी आदतें, यानी किनकी? व्यक्तियों की आदतें, व्यक्तियों की रुचि कैसी होनी चाहिए, किन में इंटरेस्टेड होता है। फिर उसके सीखने, शिक्षण, और फिर शोध, रिसर्च में, और फिर उपयोग में, ठीक है। इस तरीके से इसका ये कार्य क्षेत्र बनता है। जब कहीं बात आती है तो हमें याद नहीं रहता, तो याद करने के लिए क्या है कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है? व्यक्ति की जटिल मानसिक व्यवहार, व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है प्राणियों के साथ, समाज के साथ, है ना, आपस में, उससे संबंधित था ये। दूसरा उसकी बौद्धिक क्षमता से संबंधित था। तीसरा इसकी आदतें, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है, वो अगला उसकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ कैसी है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता है, उसका भी क्या करता था ये कार्यक्षेत्र जो है मनोविज्ञान, उसके कार्यक्षेत्र को जानता था या जानना चाहता था। वो भी इसका कार्यक्षेत्र। शिक्षण विधियाँ, शोध एवं उपयोग, ये सभी जो है किससे संबंधित थे? मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र से संबंधित थे।
अब इसकी शाखाओं की बात करते हैं तो क्या हुआ कि ये तो होने के साथ साथ जब क्षेत्र बढ़ा तो नई नई शाखाएं निकल के आने लगी। ये तो था ही था प्रारंभ में इसका चीज़ जो है, इसका मनोविज्ञान का क्षेत्र। इसके साथ साथ जब इसके प्रयोग होने लगे, आपने देखा होगा गवर्नमेंट कोई योजना चलाती है और पहले किसी कुछ डिस्ट्रिक्टों में उसको यूज़ करके देखती है। वो क्या होता है, अगर सक्सेस होती हैं तो उन क्रियाओं को क्या कर देते हैं, पूरे संपूर्ण राज्य में या संपूर्ण जिलों में या संपूर्ण देश में उसको क्रियान्वित कर लेते हैं। सेम कंडीशन जो है मनोविज्ञान के साथ था। प्रारंभ में वो व्यक्ति या प्राणी जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए किया गया था, ठीक है। बाद में धीरे जैसे उसके फ़ायदे आने लगे तो फिर व्यक्तियों के साथ भी इसको किया जाने लगा। और व्यक्तियों के साथ साथ आज के समय में शाखाएँ जो हैं उसके व्यापार, बिजनेस, स्वास्थ्य, है ना, इन सभी क्षेत्रों में जो है उसका जो बहुत सारा वो दिखने लगा प्रभाव, तो उनमें प्रयोग किया जाए। तो ये तो प्रारंभ में था, एक डायग्राम तो ये बन गया। प्रारंभ में क्या था, ये था प्रारंभ में मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या था, प्रारंभ में कार्य क्षेत्र ये था, ठीक है। इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट बताता हूँ मैं। अब क्या होता है, शाखाओं के बारे में आती है बात जो है। मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। यहाँ लिखना पड़ेगा वर्तमान में मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं, देखिए, ठीक है। सबसे पहले असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। क्या होता है इसमें क्या होता है, मानसिक जो मानव के मानसिक रोगों से उत्पन्न जो व्यवहार है व्यवहारों एवं उसके कारणों तथा उपचारों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इस असामान्य मनोविज्ञान में, इसमें लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके बारे में समझाऊंगा मैं जो है आप लोगों को। नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक है। हर चीज़ को चार्ट बना के अगर हम करें तो बहुत जल्दी समझ आएगा। उसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद और आता है, बाल मनोविज्ञान के बाद आता है आपका जो है विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विकासात्मक परामर्श मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विज्ञान। फिर एक और आता है, परामर्श के बाद आता है आपका जो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य
ठीक है। फिर आता है एक व्यवसायिक मनोविज्ञान भी आता है, ठीक है। विज्ञान। फिर एक मनोविज्ञान आता है आपका पशु मनोविज्ञान आता है, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। फिर इसके बाद आता है आपका एक सामाजिक मनोविज्ञान आता है, सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है। कौन सा आ गया? सामाजिक मनोविज्ञान आ गया। और सामाजिक मनोविज्ञान के बाद दैहिक मनोविज्ञान आता है, ठीक है। दैहिक मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान? दैहिक मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद कई सारी शाखाएं हैं इसकी। और व्यवसायिक में यहाँ जो है औद्योगिक और व्यवसाय दोनों को मिला देते हैं, यह एक ही चीज़ है, औद्योगिक। और मनोमित मनोविज्ञान आता है एक, कौन सा आता है? मनोमित मनोविज्ञान, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी और हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपका स्वास्थ्य मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और पशु प्रयोगात्मक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दैहिक, असामान्य, नैदानिक, मनोनीत, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान। इतनी जो शाखाएं हैं इनको मैं बता रहा हूँ। बाकी अलावा इसकी अन्य शाखाएं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इतनी ज़रूरी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है इसके, अब एक एक करके ये चार्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो पहला आता है असामान्य असामान्य, पहला मनोविज्ञान चित्र कौन है? असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। क्या होता है, एक मिनट देख लूँ मैं। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? मानव के मानसिक रोगों से उत्पन्न व्यवहार के, मनुष्य के मानसिक रोगों से मानसिक रोगों से उत्पन्न व्यवहारों एवं उसके कारणों तथा उपचारों का अध्ययन किया जाता है, तथा उपचारों का अध्ययन किया जाता है। असामान्य क्या है? यानी नॉर्मल रूप में जो इंसान होता है वैसा व्यवहार न करे उसमें कोई उत्पन्न हो जाता है। जैसे मेंटल देखे होंगे आपने, या किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाना,
हैं। यहाँ क्या है, वो मनुष्य के मानसिक रोगों से या किसी रोग की वजह से चिड़चिड़ापन हो जाना उसे, तो क्या करते हैं, मानसिक रोगों से उत्पन्न व्यवहारों को, क्या है, मानसिक रोगों से उत्पन्न व्यवहारों को एवं उनके कारणों तथा उपचारों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य का मतलब जो व्यक्ति जो है इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है या जिस क्षेत्र में इसमें अध्ययन किया जा रहा है वो व्यक्ति कैसा, सामान्य नहीं है, असामान्य है। ठीक है ना, इसलिए इसको असामान्य रखा है। वो व्यक्ति कैसा है, असामान्य है, सामान्य नहीं है। दूसरा है नैदानिक मनोविज्ञान। दूसरा विज्ञान कौन सा है? नैदानिक मनोविज्ञान। ये क्या है? नैदानिक मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसा क्या, मानसिक रोगों के लक्षण, प्रकार तथा निदान और उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन करती है। ये निदान करने का, जैसे कोई कारण है, इसमें क्या हुआ, बच्चे में मानसिक रोगों से उत्पन्न व्यवहार, उसके कारण उपचारों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कोई मानसिक रोग हुआ तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कैसी कंडीशनें हम जो है यूज करें या व्यवहार में लाएं या इस पर जो व्यक्ति है उस पर अप्लाई करें जिससे वो ठीक हो जाए या उसे राहत पहुँचे, उसी का नैदानिक क्या किया, निदान किया जाता है उसी के अंदर। ठीक है, तो क्या है, मानसिक रोगों के लक्षण इस शाखा के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत मानसिक रोगों के मानव के मानसिक रोगों के लक्षण, रोगों के लक्षण, प्रकार, ठीक है ना, निदान, तथा उपचार की विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है, यहाँ असामान्य था, उसके उपचार किया जाता है। उसके मानसिक रोग क्या थे, व्यवहार उसका इस रोग की स्थिति में आके कैसा व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, वो कारणों का पता लगाया जाता था। ठीक है, और उपचार करने का अध्ययन किया जाता था कि ये उपचार लायक है भी है, इन कारणों से इसका उपचार हो जाएगा या अथवा नहीं। यहाँ क्या है नैदानिक मनोविज्ञान में कि आपको जो लक्षण दिए गए हैं, जो मानव है विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ हटानी पड़ेंगी, या अगर वे परिस्थितियाँ किसी कारणवश आ भी जाएँ तो हमें कौन सी विधियाँ, चीज़ें अप्लाई करनी है व्यक्ति पे जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो उनका निदानात्मक अंतर्गत मानव के मानसिक रोगों के लक्षण को जानना पड़ता है, कैसे लक्षण हैं, प्रकार को जानना पड़ता है, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आपका बाल मनोविज्ञान। ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोगों की शैक्षिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। इसे रफ करता हूँ। तीसरा है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान जो है इसमें क्या है, बालक का जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान
के अंतर्गत बालक के गर्भ में आने से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था, इस समय पे भी बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ के लिए कि बाल मनोविज्ञान की बात आए तो बालक के 3 ही स्टेज को केवल हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। कौन कौन सी स्टेज हैं उसका? एक तो शैशवावस्था हो गई, एक बाल्यावस्था हो गई, एक किशोरावस्था हो गई। शैशवावस्था के अंतर्गत ही यहाँ जो है आपकी गर्भावस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये स्टेज मैं फिर लिख देता हूँ, क्या होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर तीसरी होगी किशोरावस्था। यानी शैक्षिक दृष्टि किया जाता है। वैसे तो कई सारी अवस्था होती है, किशोरा के बाद युवा, प्रौढ़, हैं, वृद्धा, ये सब अवस्था आती हैं, लेकिन हमें शैक्षिक दृष्टि से क्या करते हैं? शैशवा, बाल्य और किशोरा। और वही कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के गर्भ में आने से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में ही इसमें ही आ जाएगी क्या? ये प्लस गर्भावस्था। ठीक है, इसी के अंतर्गत है ये। तो आई थिंक ये तीसरी समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। विकासात्मक मनोविज्ञान है, या कहते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इस शाखा का मुख्य लक्ष्य, यानी कौन सी शाखा जो है जो विकासात्मक मनोविज्ञान की है, मुख्य विकास को समझना, क्या करना है? विकास को समझना, वर्णन करना, तथा उसे व्यवहार के अनुकूल बनाना। इस शाखा का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि विकास को समझना, उसका वर्णन करना और व्यवहार को, उसे व्यवहार के अनुकूल क्या करना है? बनाना। ठीक है, अब देखा जाए तो पहले या इसी शाखा को पूर्व में
या पहले बाल मनोविज्ञान कहते थे। यानी इससे पहले जो विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहते थे, बाल मनोविज्ञान, लेकिन अभी क्या है, इसको एक नया विज्ञान दे दिया है, विकासात्मक विज्ञान। इस शाखा का मुख्य लक्ष्य क्या है, विकास को समझना, यानी बच्चे में विकास कैसे कैसे होता है, कौन सी कंडीशनों में होता है, उसको समझना, उसका वर्णन, उसे डिफाइन करना और उसे व्यवहार के अनुकूल लाना। ठीक है, क्योंकि जन्म में, जैसे जन्म होता है बच्चे को, तो अगर प्रकृति में छोड़ दो तो विकास तो वो वहाँ भी करेगा, लेकिन वो एक सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति नहीं बन पाएगा। वो मेन कारण क्या है इस शाखा का, क्या है कि इस शाखा का मुख्य लक्षण यही है, लक्ष्य के विकास को समझना है बच्चे को, और वैसा वातावरण क्या करना, उत्पन्न करना है या बनाए रखना है, और वर्णन करने के बाद उसको व्यवहार में लाने के अनुकूल बनाना है या समाज के अनुकूल बनाना है। यही इसका मुख्य लक्ष्य है, इसलिए इसे विकासात्मक मनोविज्ञान की एक श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 5वां, वो है परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान क्या कहता है? परामर्श मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान क्या कहता है? यहाँ ये कहता है परामर्श मनोविज्ञान, मन के अंदर दमित विचारों को बाहर निकलवाना और उनको उचित दिशा प्रदान करना परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा, मन में जितने बार क्रिमिनल हैं या क्राइम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ इच्छाएं दबी रह जाती हैं, जिन्हें साइको बोलते हैं, है ना। तो साइको को क्या किया जाता है, उनके मन के भावों को जाना जाता है और उनको, उनके व्यवहारों को शांत करने के लिए विधियाँ या तरीके बताए जाते हैं, जिससे वो कार्य करने के बाद वो एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, परामर्श मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं। इसके मन के अंदर, इस लिख लेते हैं, इस शाखा में मन के अंदर इस शाखा में मन के अंदर दमित विचारों को क्या करते हैं, दमित विचारों को क्या करते हैं, बाहर निकलवाना, और उनको उचित दिशा निर्देशन और उनको उचित दिशा निर्देशन प्रदान करना परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। परामर्श मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आई थिंक आप समझ गए होंगे। कुछ और थोड़े से इसके कार्यचित्र शाखाएं हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और आई थिंक आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, और अधिक से अधिक आप स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे मैं लाइव सेशन ले सकूँ इस चैनल से। और लाइव लेसन लेते समय आपके जो तुरंत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके आंसर भी मिल जाते हैं आप लोगों के लिए, अगर लाइव क्लासें चलती हैं तो मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर हों, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासें लूं और आपके तुरंत के जो मन के जो शंकाएं हैं या कुछ जानने की इच्छा या क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं तुरंत ही आपको दे सकूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।